तो कोलिजन देखिए दो तरह के हैं, हेड ऑन कोलिजन एंड ऑब्लिक कोलिजन। इसमें एक टर्म होता है इम्पैक्ट पैरामीटर। क्लास 12th में कहीं पढ़ा था आदित्य इसे? यस सर, वो न्यूक्लियाई, एटम न्यूक्लियाई में था। एटम है न्यूक्लियाई में? सर एटम ही, एटम्स में था। वही यहाँ भी है। देखिए हमने कॉइन लिया, स्फीयर ले लो चलेगा, एक ऊपर से ले लिया एक नीचे से ले लिया, और हमने कोशिश किया कि यार एक कोलाइड करें, तो गैप बहुत ज्यादा, मतलब कोलिजन नहीं हो रहा। इसकी सेंट्रल लाइन है, जो बॉडी के सेंटर से जा रही है, इसकी वेलोसिटी वेक्टर है। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर of one body with the central line of other body, small b, this b is called impact parameter. Impact parameter. So for head-on collision, the value of b is 0. Head-on collision में impact parameter क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि सेंटर एक लाइन में लोग रखेंगे, तो हेड ऑन कोलिजन होता है। देखो हमने एक लाइन में रख दिया, हेड ऑन कोलिजन हो गया। इम्पैक्ट पैरामीटर 0, और जहां बी की वैल्यू बाकी अब कुछ और होगा तो आपको बता देंगे, बट कुछ होगा जरूर, इतना नहीं होगा कि ये कोलिजन ही ना हो, थोड़ा तो रखना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा तो नहीं रख सकते बिकॉज टच करना जरूरी है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर हेड ऑन कोलिजन के लिए क्या होता है? 0 होता है। फॉर अदर कोलिजन आपको बता देंगे। अब पाथ की बात कर लें, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर आपने 0 लिया तो आफ्टर कोलिजन जो इनके पाथ होंगे वो ऐसे ही रहेंगे, इसी लाइन पर रहेंगे, तो इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशन कोलिजन। This is called one dimensional collision. इनकी लाइन एक ही लाइन में है, न इधर न उधर, इसे हम हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। हेड ऑन कोलिजन में आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन लाइन एक ही होती है। आया समझ में? देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट, एंड इफ देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंट्रल लाइन, जैसे थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं, इसमें पता कैसे पाथ हो जाता है? वो सीधे लाइन में नहीं जाएंगे। कैरम बोर्ड तो आप खेलते ही हैं, अगर आप साइड थोड़ा मार देंगे तो सीधा नहीं जाएगा। आफ्टर कोलिजन कोई इधर चला जाएगा, कोई दूसरा पाथ पर ले, ऐसे हो जाता है। So they are not moving along the same line, इनकी लाइन बेटा डिफरेंट हो जाएगी, और इसे हम बोलते हैं टू डायमेंशनल कोलिजन। क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन या टू डायमेंशन कोलिजन। टू डायमेंशन और ऑब्लिक कोलिजन। देखो बिफोर एंड आफ्टर, अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे दोनों ट्रैवल करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर, तो वन डायमेंशन कोलिजन होता है। अगर इनकी लाइन डिफरेंट हो जाए तो वो टू डायमेंशन या फिर ऑब्लिक कोलिजन होता है। टू डायमेंशन होता है या फिर ऑब्लिक कोलिजन होता है। पेज रफ कर दूं? देखो दूसरा पॉइंट देखो,
अब हम फॉर्मूले पे जाते हैं। अब हमें एक चीज और पढ़नी पड़ती है। यहाँ देखो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। डेफिनेशन बताना, कौन बताएगा? प्रेरणा तुम बता डेफिनेशन। प्रेरणा। Sir, relative velocity of separation along normal axis over relative velocity of approach along normal axis. कॉपी खोल के बैठी बेटा, है ना? नहीं सर, रिवाइज करके आई हूँ मैं। अच्छा, सेपरेशन एंड अप्रोच नीचे लेनी है, सेपरेशन ऊपर लेना, वो भी राइट एंगल डायरेक्शन में, है ना? along नॉर्मल एक्सिस। ठीक है, क्या है नॉर्मल एक्सिस? देखो, दोनों राइट एंगल डायरेक्शन में लेनी है। जैसे मान लो, सपोज करो कि हमने टू बॉडी लिया। एक देखिए कार है, कार राइट हैंड जा रही है, राइट हैंड जा रही है बाय वेलोसिटी ऑफ v2। एक दूसरी बॉल देखिए, बॉल लिया है, वेलोसिटी v1 है। कुछ कर रहे हैं या फिर ये सेपरेशन के भी बढ़ेगा, अप्रोचिंग है या क्या है बताइए? चेस कर रहा है ना उसको, v1 चेजिंग v2, राइट? सेपरेशन घटेगा, इसे हम सेपरेशन बोलेंगे या इसको अप्रोच बोलेंगे? इसको अप्रोच बोलेंगे। अप्रोच। आप v1 का कंपोनेंट बना लो। v1 के दो कंपोनेंट आएंगे, एक राइट हैंड साइड आएगा, एक डाउनवर्ड आएगा। डाउनवर्ड आएगा v1 cos थीटा, हमने थीटा यहाँ से लिया ना, थीटा यहाँ हो जाएगा। v1 sin थीटा डाउनवर्ड होगा, v1 cos थीटा होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, v1 sin थीटा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। So relative velocity of approach is v1 sin थीटा, इसका राइट एंगल हो गया v1 sin थीटा। v2 का राइट एंगल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, प्लस 0। ये होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दूसरा एग्जांपल देखो, दो बॉल्स हैं, इनकी वेलोसिटी राइट हैंड साइड है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट है 5 मीटर पर सेकेंड। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सपोज दिया हमने 1/3। फाइंड their relative velocity after collision. Find their relative velocity after collision. चलो ट्राई करो, relative velocity after collision. Sir, 20/3. देखो, it is defined as relative velocity of separation upon relative velocity of approach. देखो, अप्रोच वाली रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन है, 10 + 5 होगी, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आ जाएगा 15/3। 15/3, इट इज 5।
मैं जैसे एक बॉल के साथ कोई वॉल ले लिया है ना, या ग्राउंड सरफेस ले लिया, तो मूविंग बॉडी तो एक ही होगी। ग्राउंड पे जितना सर मार दो दीवार पे, चलना तो उसे है नहीं, तो वहां एक ही बॉडी रहेगी। तो वहां रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ही खत्म हो जाता है, सिर्फ वेलोसिटी बोल देंगे चल जाएगा। देखो आप लोग, जैसे आपने कोई वॉल ले लिया, यहां से बॉल लिया, वेलोसिटी सपोज v नॉट है, मास m, आफ्टर कोलिजन डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई, बॉल देखिए इधर आने लगी। सपोज ये एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, वेलोसिटी v डैश है, वेलोसिटी v डैश है। तो इसमें बेटा सेकेंड बॉडी, इसमें वॉल ले लिया आपने, सेकेंड बॉडी हमने वॉल लिया है, इसलिए एक ही बॉडी मानी जाएगी, कोलिजन के बाद भी, कोलिजन के पहले भी। ऋतिक ऋतिक, अरे एक पीनट बटर का डिब्बा ला राइट दे। एंगल डायरेक्शन में और क्या वही होगी? ला दे बादाम बादाम। v नॉट कॉस अल्फा। सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी राइट एंगल में क्या होगी? राइट एंगल टू द वॉल क्या होगी? v2 v डैश कॉस बीटा, v डैश कॉस बीटा। फर्स्ट वॉल के डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगी? v नॉट साइन अल्फा। v नॉट साइन अल्फा। सेकेंड बॉडी की वॉल के डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगी? v डैश साइन बीटा। सो along tangent, लिखिए लाइन, along tangent velocity remain same। tangent के डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, वेलोसिटी रिमेन्स सेम। along tangent velocity remains same। and along normal E is equal to, बॉडी एक ही है तो हम उसी का लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, अप्रोच, सेपरेशन जो भी एक ही तो बॉडी है। तो कोलिजन के बाद v डैश, बिफोर कोलिजन v नॉट कॉस अल्फा है। इक्वेशन देखो बना लिया हम लोगों ने, v डैश कॉस बीटा, v नॉट कॉस अल्फा टाइम्स e। और डायरेक्शन नहीं लेनी है, नहीं गलती हो गई भैया डायरेक्शन की। ठीक है आदित्य, डायरेक्शन गलत हो गई, सब क्वेश्चन ही गलत हो गया ये। देखो अच्छा, टेंजेंट वाला देखो, वेलोसिटी रिमेन सेम, तो कोलिजन के पहले क्या वेलोसिटी थी? v डैश कोसाइन, बाद में v डैश साइन बीटा। तो v डैश साइन बीटा आफ्टर कोलिजन है along टेंजेंट, ये चेंज मत करना आप, दिस इज v नॉट साइन अल्फा। टेंजेंट डायरेक्शन में पहले ये थी, अभी ये दोनों इक्वेट कर दिया। नॉर्मल डायरेक्शन में e मल्टीप्लाई करके लिखना है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूं, तो अगर हम 1 में 2 से डिवाइड कर दें, तो यहां से आप बेटा tan बीटा निकाल लो, देख लो tan बीटा कितना आया, चेक करो tan बीटा कितना आया। v नॉट साइन बाई e टाइम्स ऑफ v नॉट कॉस, तो इट इज tan अल्फा बाई e, करेक्ट है ना? ये देखो ये आया ना? यस सर Yes, sir. tan अल्फा बाई e। स्क्वायर ऐड करो, ऑन स्क्वायरिंग एड एडिंग, इक्वेशन 1 होल स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 होल स्क्वायर,
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर ऐड करो, देखो क्या आंसर आया। v dash square sin square beta plus second equation v dash square cos square beta, v dash square sin square beta, v dash square cos square beta, bracket close, right hand side v naught square sin square alpha plus e square V dash v square. naught square cos square alpha. So Yeah, one. V naught square Sir, plus V square. dash square equal. Yes. V naught square plus 1. यहाँ कॉमन लेके अपना कर लेना, आंसर आ जाएगा। दोनों ऐड कर लो, रूट के अंदर जो आएंगे देख लेना। तो कंक्लूजन ये है कि जब भी सिंगल बॉडी कोलिजन होता है विद वॉल और ग्राउंड सरफेस या किसी और स्टेशनरी सरफेस के साथ, तो आपको क्या ध्यान रखना है, मैं पहले पूरा पेज हटाता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है भाई, समझ आया तुम लोगों को? Yes, sir. अब देखो पॉइंट का ध्यान रखना, मैं कुछ बता रहा हूँ, पॉइंट समझना जरा। जब भी कोई बॉडी कोलाइड होती है तो इसके दो कंपोनेंट बना लेना हमेशा, Vx Vy, वॉल के राइट एंगल, वॉल के टेंजेंट के लॉन्ग। कोलिजन के बाद वॉल की x कंपोनेंट को आप चेंज मत किया करो, Vx डैश रिमेन्स Vx, y कंपोनेंट की वेलोसिटी e मल्टीप्लाई करके लिख दिया करो e Vy, दिस इज Vy डैश। ये प्रोसेस हमेशा याद रखना। जैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम एक तो देख लो आप, जैसे मान लो बॉल को ड्रॉप किया फ्रॉम हाइट, कहाँ कर लो ये बाद में फिर करने पड़ेगा, फायदा क्या। एक बॉल को ड्रॉप किया फ्रॉम हाइट h नॉट, कोलिजन टाइम इसकी वेलोसिटी देखिए आ गई √2gh, 2g स्मॉल h नॉट। ड्रॉप किया जीरो वेलोसिटी से, ग्राउंड से कोलाइड किया तो वेलोसिटी इसकी v नॉट थी, और हाइट h नॉट। कोलिजन के बाद जब रिबाउंड होगा तो किस वेलोसिटी से रिबाउंड होगा, e टाइम्स v नॉट से रिबाउंड होगा। फर्स्ट कोलिजन के बाद वापस आएगा e v नॉट से, हाइट थोड़ी कम जाएगी, हाइट थोड़ी कम जाएगी। मान लो हाइट इसकी हो गई h1, कोलिजन के बाद पहली बार कोलाइड हुआ, वेलोसिटी e v नॉट हो गई, हाइट h1 हो गई, h1 होगा v1 स्क्वायर बाई 2g, v1 स्क्वायर की वैल्यू डालो e स्क्वायर v नॉट स्क्वायर बाई 2g, v नॉट स्क्वायर की वैल्यू पहली वाली डालो, v नॉट स्क्वायर दिस इज 2gh नॉट, 2dh नॉट टाइम्स e स्क्वायर बाई 2g। तो जो h1 हाइट आई वो कितनी आ गई देखो, 2g कैंसिल, इट इज t स्क्वायर h नॉट। दो चीज इंपॉर्टेंट ध्यान देना, हाइट e स्क्वायर h नॉट हो गई,
वेलोसिटी ई टाइम्स ऑफ वी नॉट हो गई। ऐसे अगर आपको लिखना हो आफ्टर एनथ कोलिजन, मैं फॉर्मूला बना लूं, आफ्टर एनथ कोलिजन वेलोसिटी में बेटा e टू द पावर n, सेम नंबर यहाँ लिखना है, n कोलिजन में n नंबर, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, जो आप नंबर लेंगे वही नंबर पावर में आपको दिखाना है, ठीक है, पावर में वही नंबर दिखाना है। और अगर आप हाइट में जाते हैं, हाइट h1 ई स्क्वायर 2 है e पावर 4 ऐसे आएगा नंबर। तो अगर n नंबर लेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर 2a नंबर आएगा। यहाँ n नंबर, यहाँ 2a नंबर, राइट, यहाँ n आएगा, यहाँ 2n आएगा। एक दो क्वेश्चन और है, एक्सरसाइज में जाएंगे तो हम क्वेश्चंस करा देंगे। जो टफ न्यूमेरिकल है मैं उसको भी नहीं जा रहा हूँ लेने। अभी आप दो चीज निकालना सीख लो कि किसी पर्टिकुलर कोलिजन नंबर के बाद क्या वेलोसिटी आती है और कितनी हाइट तक बॉडी जाती है। लिख लिया, बता देना, लिख लेना तो। डन सर। ठीक है। ठीक है, मैं रफ करूँ, इसे रफ करूंगा। देखो अब हम टू बॉडी कोलिजन पे जा रहे हैं। टू बॉडी कोलिजन की स्टडी कर लें, क्योंकि मेन कोलिजन तो आप लोग उसी को मानते हो। वेलोसिटी v1 v2 आफ्टर कोलिजन v1 डैश v2 डैश। हम लोग कोलिजन जो ले रहे हैं बेटा, ये हम इलास्टिक कोलिजन ले रहे हैं। इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है, ये कंजर्व होती है। बट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, नॉट ड्यूरिंग कोलिजन। क्यों, इसका इसका रीजन लिख लो, लिखो आप, ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन some of the kinetic energy is converted into potential energy, due to deformation in both the bodies. देखो पहले बॉडी कोलाइड होती है, बॉडी के अंदर थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आता है, थोड़ी सी एनर्जी पोटेंशियल में जाती है। आफ्टर कोलिजन अगर बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है ना, बॉडी अगर ओरिजिनल शेप में आ जाएगी तो फिर से वो जो पोटेंशियल थी डिफॉर्मेशन वाली वापस काइनेटिक को दे देता है। इस तरह से आफ्टर एंड बिफोर दोनों पार्ट में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। क्लियर हुआ पॉइंट?
Yes, sir. सर जैसे ये जो, हाँ जी, हो गया हो गया है। सर एटम्स में तो डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है। किसमें नहीं होता? एटम्स। ये एटम का कोलिजन पढ़ रहे हो क्या तुम? है सर इलास्टिक कोलिजन होता तो है। इतने बड़े बड़े तुम्हें बॉडीज में एटम नजर आ रहा है? हैं, बैठ बैठ के तुम मस्ती ले रहे हो। देखो आगे हम बात कर रहे हैं बॉडी के, पहुंच गए एटम में, तब तो पता नहीं कहा। एटम में टच थोड़ी करते हैं बॉडीज, बट वहां चार्ज होते हैं, वहां भी पोटेंशियल में जाती है। वहां चार्जेस होते हैं, वहां पोटेंशियल तो हमेशा रहती है। तो वहां तो पोटेंशियल आफ्टर कोलिजन भी होती है, बिफोर कोलिजन भी होती है। जो समझा रहा हूँ समझो पहले ध्यान से। बॉडी जब कोलाइड होती है तो बॉडी का सरफेस थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है। ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन थोड़ी सी काइनेटिक पोटेंशियल में जाती है, और आफ्टर कोलिजन बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। बाद में पोटेंशियल जीरो हो जाती है, और इसीलिए बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है। और ऐसा होता है जब ई क्या होता है, 1 होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। अगर बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आई कोलिजन के बाद, तो बॉडी में पहली बात इलास्टिक कोलिजन नहीं है, और नहीं आई इसका मतलब थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी वो छिपा के अंदर रख ली है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व आप नहीं कर सकते। तो पहला ही पॉइंट याद रखना। नाउ मोमेंटम कंजर्वेशन आप कर सकते हैं। लिखिए मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में। यहाँ 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं इसको रेड लाइन से ही मार्क करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पहला पॉइंट लिखिए, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड along any direction. Along any direction. Total momentum of the system will be conserved along any direction. देखो टोटल मोमेंटम किसी भी डायरेक्शन में कंजर्व होता है। टोटल मोमेंटम किसी भी डायरेक्शन में कंजर्व होता है। समझे आप? टोटल मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड अलोंग एनी डायरेक्शन। पॉइंट नंबर 2 लिखो, momentum of individual body will be conserved. इंडिविजुअल अलग अलग, टोटल नहीं, will be conserved along tangent only. Along tangent only. शुरू से बोलना। शुरू से नहीं, लास्ट लाइन सुनो। मोमेंटम ऑफ individual body will be conserved along tangent only. Along tangent only. अलग अलग बॉडी का मोमेंटम सिर्फ टेंजेंट में कंजर्व होता है। टोटल मोमेंटम आप किसी भी डायरेक्शन में कंजर्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये था मोमेंटम से रिगार्डिंग पॉइंट। एंड चाहे कोलिजन जैसा भी हो, ये दोनों पॉइंट वैलिड हैं। These 2 points are valid for any types of collision, either elastic or inelastic or perfectly inelastic, जैसा भी हो। एनर्जी वाले पे ध्यान रखना, एनर्जी एक ही में कंजर्व कर सकते हैं, दैट इज इलास्टिक ओनली, बाकी में नहीं। तो इनको बेटा ये डेरिवेशन करने के बाद, आफ्टर डेरिवेशन, जो मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, आफ्टर डेरिवेशन जिसको जाना हो क्लास 11th में जाइए, डेरिवेशन सीखिए। जो रिजल्ट्स आते हैं मैं लिखना सिखा देता हूँ, रटना सिखा देता हूँ। कुछ कॉमन टर्म होते हैं जो सब में लिखने होते हैं। मैं पहले कॉमन टर्म में लिख रहा हूँ, बाद में हम लोग दूसरा टर्म लिख लेंगे। जितने भी ब्लू कलर है सारे कॉमन टर्म है।
सभी कॉमन टर्म है। V1 में आपको M1 माइनस M2 लिखना है, और V2 डैश वाले में V2 के साथ जो टर्म है यहाँ आपको लिखना है M2 माइनस M1। और यहाँ देखिए 2M2 है, इधर 2M1 है। लिख लो इसे। अरे लिख लिया क्या बेटा तुम लोगों ने? अब तक तो हम डेरिवेशन करा देते इतनी देर में। पॉइंट, 2-3 पॉइंट लिख लो, 2-3 पॉइंट लिख लो, आपको याद आ जाएगा पॉइंट। अगर M1 M2 इक्वल होंगे तो क्या होता है, M1 बहुत ज्यादा होगा M2 से तो क्या होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं M2 बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा। इसके रिकॉर्डिंग 2-3 पॉइंट लिख लो। काइनेटिक एनर्जी की बात ही मत करो, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ होती ही नहीं है, उसकी मुझे बात ही नहीं करनी है। 2 पॉइंट जरा बना लो यहाँ। तो अगर हम इसमें मास इक्वल डालेंगे तो V1 डैश V2 डैश जो आएगा देख लेते हैं क्या आएगा। देखिए चेक करिए, M1 इक्वल टू M2, सारे MM से रिप्लेस कर दो तो ये M माइनस M0 आ गया 2M बाई M प्लस M। ये देखो आ गया V2। सेकेंड टर्म में सेकेंड वाला M2 माइनस M1 हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 2M1 बाई M2 दैट इज V1। तो V1 डैश V2 हो गया, V2 डैश V1 हो गया। ठीक है, V1 डैश V2 हो गया, V2 डैश हमारा V1 हो गया। तो वेलोसिटी हमारी एक्सचेंज हो गई है, और एक्सचेंज कब होंगी, जब मास क्या होते हैं इनके इक्वल होते हैं। इक्वल मास होने से वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। सेकेंड पॉइंट जो आपने लिया, सपोज M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2, तो आप M2 को क्या कर देते हैं हम लोग, 0 कर देते हैं ना। पुट M2 इज इक्वल टू 0। जहां भी आपको M2 दिख रहा है सबको 0 कर दो। M2 रिप्लेस बाय 0। देखो क्या क्या वेलोसिटीज आ गई। कुछ लॉजिक लगा लिया करो। जैसे ट्रेन से अगर आप स्कूटी लेके कोलाइड हो जाओ तो ट्रेन के वेलोसिटी में कोई फर्क पड़ेगा हैं? नो सर। M1 के वेलोसिटी देखिए वही रहेगा। आप M2 0 डाल के देख लीजिए, आ जाएगा। तो V2 डैश क्या होगा, फॉर्मूले में जाना पड़ेगा, पुट M2 0। तो हमने यहाँ इसी फॉर्मूले से मैं काम चला लेता हूँ। तो मैंने M2 0 डाल दिया, यहाँ से देखिए M2 0 डाल दिया, यहाँ से M2 0 डाल दिया। क्या वेलोसिटी आ रही देखिए, 2M1 V1 बाई M1 दैट इज 2V1 माइनस M1 बाई M1 दिस इज माइनस V2। ये हमारा रिजल्ट है। V2 डैश आ गया 2V1 माइनस V2।
V1 डैश में फर्क नहीं पड़ेगा, V2 डैश हो गया 2V1 माइनस V2। क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. लिखिए ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन देखो, ये होता है 2 डायमेंशन कोलिजन। टू डायमेंशन चाहे प्रोजेक्टाइल देखा या आपने स्ट्रेट लाइन मोशन देखा, मोशन प्लेन देखा, वैसे ही 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ 2-2 डायरेक्शन होगी, हमेशा 2 डायरेक्शन की बात आपसे की जाएगी। तो ये भी इलास्टिक कोलिजन की बात हम कर रहे हैं अभी, ये भी इलास्टिक कोलिजन है। तो ऑब्लिक कोलिजन में क्या है, देखो जैसे एक बॉडी ये है, ये दूसरी बॉडी है, दोनों के वेलोसिटी V1 V2 है, डायरेक्शन भी देखिए आप दोनों एक्स एक्सिस में है, लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा ऊपर नीचे है। कोलिजन के बाद इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। इसकी खास बात है यहाँ कोई डेरिवेशन नहीं करनी होती थी, न कोई फार्मूला बनता है, बस आप रिलेशंस बना लीजिए। न्यूमेरिकल में आएगा तो आपको करना पड़ेगा, सॉल्व करना होता है। देखिए V1 डैश और V2 डैश हो गई कोलिजन के बाद वेलोसिटीज। एंगल इनके डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो एंगल देखो हो गया अल्फा एंगल, दिस इज बीटा एंगल, अल्फा एंगल बीटा एंगल। चलिए, मोमेंटम कंजर्वेशन करना ही है, लेकिन यहाँ 2 डायरेक्शन में करना पड़ेगा, एक डायरेक्शन में नहीं करना पड़ेगा। सो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स डायरेक्शन में आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी बताइए, क्या मोमेंटम होगा? आफ्टर कोलिजन एक्स डायरेक्शन में क्या मोमेंटम होगा? m1 v1 डैश cos अल्फा। सेकेंड बॉडी की क्या होगी? m2 v2 डैश cos बीटा, m2 v2 डैश cos बीटा। ये कोलिजन के बाद की वेलोसिटी से मोमेंटम है। वाई डायरेक्शन में इनका मोमेंटम पहले से नहीं है कुछ, इसका भी नहीं है। m1 का वाई डायरेक्शन में देखो ऊपर आ गया, m1 v1 डैश अल्फा के साथ जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा, v1 डैश साइन अल्फा। इसका कंपोनेंट v2 डैश का नीचे दिखा लो, यहाँ तो कॉस आ गया बीटा के साथ, यहाँ साइन आएगा, m2 v2 डैश साइन ऑफ बीटा। मैं जैसे कई बार आपको समझा चुका हूं कि जब आप डिवाइड रिजॉल्व कर लेते हैं तो आप इनको हटा दिया करिए यहाँ से। सारे टर्म यहाँ से हटा दो। कर लीजिए जल्दी से, एक्स और वाई डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व कर लो।
क्या हुआ M1V1? ये पहली क्वेश्चन आ गई। पहली वाले y डायरेक्शन देखो, पहले क्या था 0, इसका भी 0, इसका भी 0। इसका देखो आ गया M1, तेरे जैसे भेजे थे बस सबके। फिर भी सारे भेजे तू है लगा देते रोज जाके कल भेज दिए मैंने। गाना ना देखना है गाना ना तक क्या का दूर खड़ी शर्माए हाय वो तो देश के कितने फॉलोअर्स हो रहे हो बेटा फोन आ गया ऑफिशियली, देखो जरा। M1V1 डैश साइन अल्फा, M1V1 डैश साइन अल्फा। रुक जाओ, अटेंडेंस मांग रहे थे, भूल ही गया यार क्या है। आप लोगों का अटेंडेंस मांग रहे हैं लोग, तो मैं अटेंडेंस जरा 1 मिनट ले लूँ, फिर पढ़ाता हूँ बेटा, रुक जाएगा। डाउनलोड अटेंडेंस, ठहरिए बेटा, भेज के पढ़ाता हूँ।
राइट। देखो बेटा, कोलिजन के पहले मोमेंटम 0 0 था, सॉरी v1 v2 था वेलोसिटीज एक्स एक्सिस में। बाद में देखो v1 v डैश cos अल्फा, m2 v2 डैश cos बीटा आ गया। एंड कोलिजन के पहले देखिए y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, 0। आफ्टर कोलिजन y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है m1 v1 डैश sin अल्फा, और इसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी हो गई माइनस m2 v2 डैश sin बीटा, m2 v2 डैश sin बीटा, m2 v2 डैश sin बीटा। ये है रिलेशन मोमेंटम कंजर्वेशन का, ऊपर वाला भी है। एनर्जी कंजर्वेशन आराम से करिए, लिख लो पॉइंट। देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। काइनेटिक एनर्जी में कोई डायरेक्शन कॉस साइन लेना ही नहीं होता है, तो आप सीधे सीधे बस वेलोसिटी वेलोसिटी लिख के एनर्जी कंजर्वेशन लिख दो। हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर बिफोर कोलिजन एनर्जी थी, आफ्टर कोलिजन हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर, v2 डैश स्क्वायर। आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन, ये इसकी एनर्जी है। आफ्टर कोलिजन ये है, बिफोर कोलिजन ये, ठीक है। ये था कोलिजन के थ्योरी। अब एक और लास्ट पॉइंट लिख लो, इफ देर इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे आप। इफ देर इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, then both bodies are moving together, so we have only one unknown velocity, एक ही तो अननोन वेलोसिटी होगी। जैसे दो बॉडी हैं, दोनों कोलाइड करा दिया, कोलिजन के बाद देखो साथ साथ चलेंगे, एक सिंगल अननोन वेलोसिटी होगी बस, राइट। सो वी हैव सिंगल अननोन वेलोसिटी। तो अगर सिंगल अननोन वेलोसिटी सॉल्व करना है तो एक ही क्वेश्चन बहुत है कि नहीं। आप बस इसमें मोमेंटम कंजर्व करो, सीधे सीधे आंसर आ जाना है। एक सिंगल इक्वेशन चाहिए मोमेंटम कंजर्वेशन। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v डैश। ऐसे में ज्यादा कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, एक अननोन होता है, उसे एक ही क्वेश्चन से आप सॉल्व कर लिया करो। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, इन जनरल v1 डैश v2 डैश इज 1 प्लस e, रुक जाओ गलत हो गया, m1 माइनस e m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 1 प्लस e, ब्रैकेट में डालना 1 प्लस e टाइम्स m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ये वेलोसिटी है, जनरल है, जिसमें आपको e बता देंगे, डायरेक्ट आंसर करना है। जैसे आप सेकेंड इक्वेशन में जाओगे, यहाँ देखो हो जाएगा 1 प्लस e टाइम्स m1 v1 बाई m1 प्लस m2
1 प्लस ई m1 बाई m1 प्लस m2 प्लस यहाँ लिखेंगे m2 माइनस ई m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू V2। ये जो फॉर्मूला देखा आपने, चाहे कैसा भी कोलिजन है, जैसे ई की वैल्यू जो मर्जी हो, 0 है, 1 है, -1, जो भी हाफ है, 1/3 है, सबके लिए लगाना। डेरिवेशन मत करने जाना, टाइम लगेगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डायरेक्ट डालना, किसी भी टाइप के कोलिजन में डायरेक्टली वेलोसिटी आ जाएगी। थर्ड पॉइंट, लॉस ऑफ एनर्जी पूछेंगे आपसे। इसका भी जनरल फॉर्मूला देख लो क्या बनेगा, कोई बता दो, किसी को याद होना चाहिए, काफी लोगों को याद होगा। बोलो, हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का होल स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ मास, ओके, दिस इज रिड्यूस मास इनटू वी रिलेटिव, राइट, वी रिलेटिव पहले वाली, बिफोर कोलिजन वाली, ठीक है। वी रिलेटिव होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। 1 माइनस ई स्क्वायर। साइन कन्वेंशन देखो, साइन कन्वेंशन अगर आपको लगता है कि दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में, चूंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी है, सेम डायरेक्शन में अगर है तो आप नेगेटिव साइन यूज करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो आप पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, या पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। The new The new app. हो गया क्लियर आप लोगों को? ये फॉर्मूला है, कहीं भी लगाना, किसी भी टाइप के कोलिजन में अप्लाई करके आंसर कर सकते हैं। लास्ट फोर्थ पॉइंट देखो, कभी कभी आप देखोगे कि बॉडी का मूवमेंट सीधे सीधे नहीं होता, मतलब जैसे हमने राइट एंगल मूवमेंट ले लिया, टू बॉडीज हैं, दोनों राइट एंगल मोशन में है, ऐसे, एंड सपोज इट इज अ perfectly inelastic collision, perfectly inelastic collision, तो क्या हम फार्मूला डालें कि इनका कंबाइंड स्पीड आ जाए? परफेक्ट इनेलास्टिक का मतलब होता है कि दे स्टिक टुगेदर, एक साथ, कोलिजन के बाद एक साथ ही चलेंगे, दोनों स्टिक हो गए हैं, साथ साथ मूव करेंगे। मोमेंटम का लगा के स्टिक हो जाती है बॉडीज, तो किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है, आप मोमेंटम कंजर्व करिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पर पॉइंट है कि ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, डायरेक्शन की थोड़ी अलग अलग हैं। फर्स्ट वाले का देखो होगा m1v1 i कैप, m1v1 i कैप, नीचे वाले का होगा m2v2 j कैप, m2v2 j कैप, m1v1 i कैप, m2v2 j कैप। बाद में m1v1
दोनों ऐड कर लो, m1 प्लस m2 v डैश वेक्टर और अब इक्वेट कर लो इसका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड जाके इक्वल कर लो, इनको आप इक्वल कर लो। क्लियर हुआ भैया? अब दे लो, कर लो मैग्नीट्यूड, देख लो, अंडर रूट लेना, m1 v1 होल स्क्वायर ये हो गया। v डैश यहाँ से देखिए आ गया, ये करना था आपने बस। तो मोमेंटम कंजर्व करते समय ध्यान रखना कि डायरेक्शन भी देखना है, नहीं कि आप सिंपली ऐड करते चले जा रहे हो, सब में डायरेक्शन देख के काम करना है। पैकेज ओपन करो जरा, देखें सेक्शन बी में प्रॉब्लम इसके कौन कौन सी हैं। सेक्शन बी तो खत्म कर दें, आइए 5 न्यूमेरिकल करते हैं। तो कोलिजन के क्वेश्चंस सबसे पहले देखिए 25 नंबर, 25 सेक्शन बी खोलो बेटा, 25 नंबर, देन 28 नंबर, 28 तो हो गया, अभी हमने किया है थोड़ी देर पहले। 30 नंबर, 30, देन 35 नंबर, 35 भी कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन कर लें, टाइम ज्यादा नहीं है तो हो जाएगा 3-4। तो 25 देख लिया आपने, क्या होगा आंसर? कैसा कोलिजन? हेड ऑन है ना, हेड ऑन कोलिजन 0, हेड ऑन कोलिजन 0। 28 का आंसर बताओ, अभी टाइम बीटा निकाला था पीछे, 28 का आंसर बताओ। दिस इज थर्ड ना, थर्ड सही है, 2 तो हुए पड़े हैं तुम्हारे। 30 बताओ, पढ़ के बताओ। 30 कैसा कोलिजन है, इलास्टिक इन इलास्टिक? Perfectly inelastic. Inelastic. तो फार्मूला देखो, लाइट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का, उसमें E0 डालो, फॉर लिख लो, फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक E इज इक्वल टू 0। E इज इक्वल टू 0। तो आप फॉर्मूला लिख लो, उसमें E को 0 रखो, पुट E इज इक्वल टू 0, हाफ प्रोडक्ट सम वी रिलेटिव, सेकेंड बॉडी रेस्ट में थी, 1 माइनस E0, यहाँ देखिए 0 डाल दो, हाफ mm अपॉन m प्लस m, v स्क्वायर ही आंसर है। ऑप्शन में बहुत ज्यादा देखो कहाँ मेहनत करनी पड़ी। 35 टफ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओगे जल्दी होगा। 35 ट्राई मारो।
तो 1/√2। हाँ, मैं सॉल्व करके देखता हूँ, तभी आंसर मैच कराऊंगा। तो आप इसमें ऐसा करो कि स्टेयर्स बना लो पहले, और इसमें से सिर्फ Yes, एक sir, लाइन, but मैं सिर्फ तो एक लाइन बनाओ आप। यहाँ से बनाना, मैं सिर्फ एक ही लाइन बनाओ जैसे मैं बना रहा हूँ। यहाँ से लेके और ऐसे करके ऐसे, बस इतना सा बनाओ लाइन जैसे मैंने बनाया है। 3-4 लाइन में बनाओ, एक लाइन बनाओ। पहले वाले के टॉप से डॉटेड लाइन और यहाँ से लेके सेकेंड वाले में। तो आप देखो ये वाली हाइट होगी d, h1 है, ये d है, और ये देखो होगा d प्लस d 2d है ना, इट इज 2d। ये पूरा डिस्टेंस देख लो, d प्लस d 2d। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज इक्वल टू ई स्क्वायर, सॉरी हाइट का रिलेशन है तो ई स्क्वायर करने होंगे इसे। तो h1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ h नॉट, ई स्क्वायर टाइम्स h नॉट। h1 देखिए डायग्राम में d है और h नॉट देखिए डायग्राम में 2d है, राइट, इट इज 2d। रिबाउंड हुआ d तक, ड्रॉप किया था फ्रॉम 2d, तो e देखो आ गया 1/√2, 1/√2, ये आंसर आएगा 1/√2। वन अपॉन √2। second option. ठीक है, 1/, समझ में आया सभी को? बाकी लोगों को समझ आया ये? Yes, sir. Yes, sir. IMS के बूस्टर के कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ, अभी टाइम है तो 5 मिनट में एक दो तो हम देख ही लेंगे। और इसी का बूस्टर देखो, आप इसी का बूस्टर देखो। क्वेश्चन नंबर 2 मार्क कर लेना, जो हो जा रहा मार्क कर लेना। नंबर 2 देखो, conservative force in a nature given by A upon x cube I cap expression for potential energy is। तो आप सबको रिलेशन बताया था बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is negative of work done by the conservative force, negative of work done by conservative force। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन, दिस इज f dx, f dx। y नहीं है, z नहीं है, तो आप सिर्फ f dx ले लो। और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होते हैं, इन्फाइनाइट डाल देना, इन्फाइनाइट डाल देना, x डाल देना, इन्फाइनाइट डालना, x डालना, और इनिशियल पोटेंशियल को ध्यान देना 0 डालना। यू इनिशियल 0, इन्फाइनाइट से लिमिट स्टार्ट करना, x तक जाना, इन्फाइनाइट से x, इनिशियल पोटेंशियल विल बी 0। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखिए यहाँ से आ गई, माइनस f रिप्लेस कर लो a अपॉन एक्स क्यूब, a अपॉन एक्स क्यूब dx, a अपॉन एक्स क्यूब dx A upon 2x square. है, हाँ a अपॉन एक्स क्यूब इंटू dx, इनफाइनाइट टू x। 2a upon x square. a को आउटसाइड कर लो, x को ऊपर ले जाओ, x पावर -3 dx, जो इंटीग्रेशन नहीं आता उसे ध्यान देना है, -3 dx माइनस ऑफ a, x पावर -3 को इंटीग्रेट करो, पावर इंक्रीज बाय 1, -3 + 1,
divided by -3 plus 1, infinite to x. तो -3 plus 1 -2, minus minus plus, minus plus, a upon 2, a by 2. This is x power -2. This is 1 upon x square minus 1 upon infinity. 1 by infinity is 0. So आंसर आ गया देखो a by 2x square. आया सबको समझ में? Yes, sir. तो ऑप्शन ही ना। अब देखो हमने कॉन्सेप्ट सारे सिखा दिए हैं। स्प्रिंग बेस्ड क्वेश्चन एनर्जी में नहीं हुआ है। एक ये टॉपिक कल पढ़ा देंगे। दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे वर्टिकल सर्कल। ये पढ़ा देंगे, ये पढ़ा देंगे। टाइम रहेगा ही, तो इसके बाद सेंटर ऑफ मास की बात आपसे करेंगे। इसमें 2-4 एग्जाम्पल बनेंगे, इसमें 2-3 बनेंगे। टॉपिक है थोड़े से, सेंटर ऑफ मास में जाएंगे। कल का डिस्कशन ऑफ टॉपिक होगा स्प्रिंग के वर्क के क्वेश्चंस करेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, और फिर हम सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी करेंगे। स्पीड बना के रखो तुम लोग। छुट्टियों का जैसे वेडनेसडे था, सैटरडे संडे था, बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि छोटे छोटे ब्रेक लेके पढ़िए, स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए, तभी बेटा कुछ हो पाएगा, अदरवाइज आप ढीले पड़ जाएंगे। ठीक है ना? चलो मैं रफ करता हूँ पेज। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। Yes, sir.